चलिए, हेलो प्यारे बच्चों, मैं मनखुश सर, आप लोगों का उत्कर्ष बायोलॉजी क्लासेस में आपका स्वागत है। चलिए, आज जो आप लोगों को ये जो है क्लास 12th का जो बच्चे 2025 में एग्ज़ाम देंगे, उन बच्चों के लिए क्लास 12th का तीसरा चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। आप लोग जो है इस चैनल से जुड़कर इसका लाभ उठाएं और आपके जो भी बच्चे, कहने का मतलब जो भाई है, बहन है, दोस्त है, जो भी हो, सबको बताएं इस चैनल के बारे में। और कोशिश करें आप लोग जो है कि कहने का मतलब जो है इस चैनल से कुछ ज्ञान प्राप्त करने का। और मैं लगातार आप लोगों के लिए वीडियो बनाते रहेंगे। चलिए, बिना कुछ कहे शुरुआत करते हैं। ये क्लास 12th बिहार बोर्ड वाले 2025 होना चाहिए, 2024 पर गया है। बायोलॉजी क्लास चैप्टर जो है, एक बायोलॉजी चैप्टर 3 नर जनन अंग, जिसको हम लोग बोलते हैं इंग्लिश में मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गेन। और आप लोगों को जो है हम ये तीसरा चैप्टर शुरू से पढ़ाएंगे, एक एक चीज़ को डील करेंगे, उस चीज़ पे ध्यान दीजिएगा। तो किसी भी क्लास को स्टार्ट करने से पहले एक आप लोग के लिए मोटिवेशनल शायरी हम लाए हैं, तो ज़रा गौर फरमाइएगा इस शायरी के पीछे क्या राज है। ना संघर्ष ना तकलीफ तो खाक मज़ा है जीने में। ज़रा गौर फरमाइएगा जो भी बच्चों इस चैनल से जुड़े हुए हैं। ना संघर्ष ना तकलीफ, ना संघर्ष ना तकलीफ तो खाक मज़ा है जीने में। बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, इसी मोटिवेशन के साथ अपनी ताकत को आजमाते हैं। ठीक, ना संघर्ष ना तकलीफ तो खाक मजा है जीने में। बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगे हो सीने में। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, तो आज शुरू करते हैं मानव जनन, जिसको हम लोग बोलते हैं कि जनन अगर हम लोग के जीवों में नहीं होगा तो हम लोग का जो वंशज रुक जाएगा। जैसे कि मान लिया जाए, एक क्वेश्चन इसमें आते हैं कि जीवों में जनन नहीं होगा तो क्या होगा, क्या कारण है। अगर मान लीजिए कि बोम जनन नहीं होगा तो क्या होगा, क्या जीवों में जनन होना जरूरी है। हाँ, तो लिखना है कि जीवों में जनन होना जरूरी है, क्योंकि अगर जीवों में जनन नहीं होगा तो उसका क्या होगा, वंश कायम नहीं रहेगा। हो सकता है कि उसकी वंश वहीं पे क्या होगी, समाप्त हो जाएगी। तो यहाँ पढ़ना है तीसरा चैप्टर में मानव में जनन। अब जनन की जो अवस्था होती है वो एक क्या होती, उम्र पे होती है, ठीक ना। जैसे मान लिया जाए कि बच्चे जन्म लिए तो उसको शैशवावस्था कहते, तब बाल्यावस्था आता, तब किशोरावस्था आता है, तब जनन अवस्था आता है। तो जनन का क्या एक अवस्था आता है, और जनन के अवस्था आने से पहले उस बॉडी में क्या होता है, चेंजिंग होती है, जनन अंग की विकास होती है। ठीक, वो सारी चीज़ को हम लोग पढ़ेंगे। और सबसे पहले ये देखेंगे कि ये जो है प्रॉपरली मानव में जनन अंग को देखना है। और कैसे पहचानेंगे ये नर है कौन मादा है, क्योंकि हम लोग को पता है मानव क्या है, एकलिंगी जीव है। क्या है, एकलिंगी जीव। मानव क्या है, एकलिंगी जीव है। और इसमें क्या है, लैंगिक द्विरूपता दिखता है। क्या दिखता है, लैंगिक द्विरूपता। लैंगिक द्विरूपता कहने का मतलब अर्थ है कि हम अलग से ही पहचान लेते हैं, ये लड़का है, ये लड़की है, समझे। और जैसे बचपन में उतना तो नहीं पता चलता है कि कहने वाला लड़का है लड़की है, लेकिन फिर भी हम लोग जो उसके बाह्य जनन अंग को देख के या बाह्य एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी को देख के हम लोग कह सकते हैं ये लड़का है, ये लड़की है। लैंगिक द्विरूपता पाई जाती है। अब है कि मानव में कौन सा जनन होता है, लैंगिक जनन होता है। कौन सा जनन होता है, लैंगिक जनन। अब देखिए, ये मादा है और ये नर है। और क्या है कि ये क्या होता है, किशोरावस्था से शुरू होती है। और किशोरावस्था जो शुरुआत होती है, नर और मादा की बात करेंगे। नर में जो किशोरावस्था शुरू होती है वो 11 से 13 वर्ष की उम्र में। और अगर पुरुष की बात करेंगे तो उसमें जो है किशोरावस्था शुरू जो होती है वो होती है 13 से 14 वर्ष, बॉयज की बात करेंगे। ठीक, अब क्या है, दोनों में जब किशोरावस्था शुरू होती है तब उसके बाद उसमें जनन अवस्था आता है। ठीक, देखिए किशोरावस्था में शुरू होने के दौरान क्या होता है, चेंजिंग आता है बॉयज एंड गर्ल्स में। ठीक,
अब देखिए ये जो है इसकी रिप्रोडक्शन की बात करेंगे तो इसमें रिप्रोडक्शन में क्या है कि सर्वप्रथम गेमेटोजेनेसिस होता है, युग्मक का निर्माण होता है। युग्मक में इसमें एग बनेगा, इसमें स्पर्म बनेगा और इसका स्पर्म जो है मादा के ओवम तक पहुंचता है, ओवम स्पर्म तक नहीं पहुंचेगा, समझे। जैसे कि मान लिया जाए कि लड़की वाले थोड़ी आते हैं लड़की को लेके शादी करने, लड़का वाला को जाना पड़ता है। उसी प्रकार स्पर्म को जाना पड़ेगा कहाँ, ओवम के पास। उसके बाद क्या होगा, फर्टिलाइजेशन होगा। फर्टिलाइजेशन होने के बाद क्या होगा, जायगोट, जायगोट से एम्ब्रियो, एम्ब्रियो बनने के बाद 9 महीने के बाद क्या आएगा, बच्चे आएंगे। बच्चे जैसे आएंगे तो समझ जाइएगा ये चैप्टर समाप्त हो गया, समझे। तो चलिए हम लोग देख लिए कि लैंगिक द्विरूपता पाए जाते हैं, इसमें क्या होता है, लैंगिक जनन होता है। चलिए अब इसमें हम लोग देख रहे हैं एक लाइफ साइकिल, इसको देख लेते हैं, समझे कि कैसे कैसे क्या होता है। अब ध्यान दीजिएगा आप लोग किस उम्र में भी है, ये वाला उम्र में। हेयर कटिंग देख रहा है लुच्चा के जैसे, समझे। और ये स्टाइलिंग है, एकदम मॉडलिंग जमाने का लोग हैं। अभी क्या है, इस अवस्था में है। इस अवस्था के बाद क्या हो गई है, मम्मी पापा शादीशुदा होने के बाद इस स्टेज में आइएगा। फिर क्या होगा कि दोनों में से एक क्या होगा, स्पर्म और एक से ओवा निकलेगी, दोनों का फ्यूजन होगा। फ्यूजन होने के बाद 9 महीना के बाद ये ललना दिखेगा, समझे। फिर ये ललना बड़ा हो जाएंगे, फिर क्या करेगा, ये प्यूबर्टी स्टेज में आएगा, फिर जाके ये जवान होंगे। इस तरह से लाइफ साइकिल क्या होती है, चलता रहती है। इससे क्या होता है, वंश कायम रहता है, समझे। चलिए आगे। अब क्या कहता है, मानव में जो है कौन सा जनन होता है, लैंगिक जनन, समझे। कौन सा जनन होता है, लैंगिक जनन। अब दूसरी बात क्या, मानव एक लिंगी जीव होते हैं, अर्थात क्या होता है कि नर अलग मादा अलग, समझे। नर अलग मादा अलग, ये मेल है ये फीमेल है। बहुत बच्चे तो यो थोड़ा सा गलती कर बैठता है, क्या जानते हैं हम कि जो है फॉर्म भरने में उसको समझे में नहीं आता है कि मेल है कि फीमेल है, ठीक। तो जेंडर की जब भी बात किया जाएगा तो वहाँ हर हमेशा मारना है क्या चीज़, मेल हो तो मेल मारना, लड़का हो तो मेल मारना, लड़की हो तो फीमेल मारना, समझे। अब कह रहा है मानव में लैंगिक द्विरूपता पाया जाता है। लैंगिक द्विरूपता का अर्थ होता है कि आप अलग से ही पहचान सकते हैं ये बॉयज है ये गर्ल्स, समझे। लैंगिक द्विरूपता पाया जाता है। चलिए ये क्या सब हो जा रहा है। अब चलिए ध्यान दीजिएगा, आते हैं हम लोग सीधी बात करेंगे नर जनन तंत्र का। किसकी बात करेंगे, नर जनन तंत्र की। अब ध्यान दीजिएगा, नर जनन तंत्र की बात अगर करते हैं हम लोग, समझे, तो ये वाला फिगर हम लोग के सामने आते हैं, ये है नर जनन तंत्र का, समझे। नर जनन तंत्र में क्या है, सबसे पहला नंबर बाह्य स्ट्रक्चर को हम लोग देखेंगे, समझे। ये तो अंदर के स्ट्रक्चर है, सबसे पहले क्या देखेंगे, बाह्य स्ट्रक्चर को। तो बाह्य स्ट्रक्चर को देखने के लिए हम क्या करते हैं, आप लोगों के लिए एक फिगर लाते हैं। चलिए ये पूरा जो है नर जनन तंत्र कहलाते हैं, समझे। ये पूरा इसका क्या कहलाएगा, नर जनन तंत्र कहलाते हैं। अब नर जनन तंत्र में क्या है कि अंग होता है इसके अंतर्गत, समझे। नर जनन तंत्र को जो है 2 भागों में बांटे हैं, ठीक। एक क्या होता है, एक होता है प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, समझे। एक होता है प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, इसको बोलते हैं प्राथमिक जनन अंग, ठीक। और एक होता है सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन,
अब देखिए इसमें क्या आता है, इसको बोलते हैं द्वितीयक जनन अंग। अब देखिए ये जो इसमें जो आएंगे, इसमें आते हैं ब्रेसन, जिसको हम लोग टेस्टिस कहते हैं, समझे। ये जो 1 पेयर में होता है, कितना पेयर में होता है? 1 पेयर। किसी किसी में एक ही रहता है, एक ही जो रहता है उसका भी कारण बताएंगे क्यों रहता है। अब इसमें क्या होता है, इसमें सहायक नली आएगा, सहायक नली, जिसको हम लोग एसेसरी डक्ट कहते हैं, एसेसरी डक्ट, या इसमें क्या आएगा, सहायक ग्रंथि आएगा। क्या आएगा? सहायक ग्रंथि, समझे। ये हो गया आपका प्राथमिक जनन अंग, जिसको ब्रेसन कहते हैं। और दूसरा जो आएगा वो सहायक, द्वितीयक जनन अंग में सहायक नली वगैरह आएगा। उसके बाद साथ साथ इसमें ग्रंथि, ग्रंथि इसमें 3 होता है। पहला ग्रंथि होता है प्रोस्टेट ग्लैंड, प्रोस्टेट ग्लैंड। दूसरा जो होता है सेमाइनल वेसिकल होता है, सेमाइनल वेसिकल। और तीसरा जो होता है कॉपर्स ग्लैंड होता है, कॉपर्स ग्लैंड। और इसी कॉपर्स ग्लैंड को हम लोग कहते हैं, दूसरा नाम देते हैं कॉपर्स ग्लैंड को बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड। क्या बोलते हैं? बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड। इसको हिंदी में कहते हैं कंद मूत्र पथ ग्रंथि, समझे, कंद मूत्र पथ ग्रंथि कहते हैं। यहाँ तक समझ में आ गया आप लोग को। पूछेगा कि मानव जनन तंत्र का या मानव का या नर का प्राथमिक जनन अंग क्या होता है? ब्रीसन होता है। क्या होता है? ब्रीसन। इसी ब्रीसन के अंदर क्या होता है? स्पर्म बनता है। क्या बनता है? स्पर्म, जिसको हिंदी में कहते हैं शुक्राणु। इसी शुक्राणु के वजह से क्या होते हैं? नए संतान की उत्पत्ति होती है। तो प्राथमिक जनन अंग अगर पूछेगा तो वो क्या है? शुक्राणु, ये ब्रीसन है। क्या है? ब्रीसन। तो मतलब क्या है? प्राथमिक जनन अंग ये हो गया, और ये सारा का सारा आपको क्या हो गया? द्वितीयक जनन अंग। समझ में आ गया? ये बात क्लियर है? जिसको लिखना है लिख सकते हैं। चलते हैं आगे की ओर, समझे। अब ध्यान दीजिएगा, एक बार इस पे ध्यान देना है। छोड़ी सी चलिए मेरे प्यारे बच्चों, ये चीज़ आपको दिख रहा होगा, ध्यान से देखिए, एकदम ध्यान से, हड़बड़ाना नहीं है, कहीं जाना भी नहीं है, गौर से देखिएगा इसको और अच्छे तरीके से समझ में आएगा। ये मेरे प्यारे बच्चों, ये जो है एक बाहर की ओर जो होता है, इसको हम लोग थैली जो कहते हैं। ये वाला जो संरचना देख रहे हैं, ये बाहर की ओर क्या होता है? एक क्या होता है? मस्कुलर ऑर्गन में ये एक इस तरह का संरचना बाहर में लटका हुआ रहता है, शरीर से बाहर। इसको हम लोग बोलते हैं ब्रेसन कोष कहते हैं। क्या कहते हैं? ब्रेसन कोष। मतलब क्या? एक ऐसा थैला है जिसके अंदर क्या होता है? ब्रेसन रहते हैं, और उस थैला को हम लोग ब्रेसन कोष कहते हैं। समझे? क्या कहेंगे? ब्रेसन कोष। अब ये क्या होता है कि अब ये भी क्वेश्चन मन में आता होगा कि इसको शरीर से बाहर क्यों लटकाया गया? समझे? ये ब्रेसन कोष को शरीर से बाहर क्यों लटकाया गया? तो याद रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों, इसको ब्रेसन हम लोग के शरीर से बाहर इसलिए लटकाया गया है कि ये क्या करता है? ब्रेसन जो अंदर होता है, ये ब्रेसन ये शुक्राणु तभी बनाता है, समझे। हम लोग के बॉडी का टेम्परेचर अगर मान लिया जाए 38 डिग्री सेल्सियस है, ठीक, तो उससे हमारे बॉडी से ये 2 से 2.5 डिग्री, समझे,
कितना 2 से 2.5 डिग्री तक सेल्सियस कम होनी चाहिए, तभी जाके क्या करते रहेगा, ये शुक्राणु बनाएगा, नहीं तो नहीं बनाता है। आप जैसे कि मान लिया पहलवान वगैरह को देखिएगा तो वो लंगोटा कसता है, समझे। लंगोटा जो पहनता मेरे प्यारे बच्चों, वो लंगोटा इसलिए पहनता है ताकि उसका टेस्टिस शरीर के बॉडी के टेम्परेचर में रहे, शरीर से टच में रहे, शरीर से सटा हुआ रहे, ताकि उसमें शुक्राणु नहीं बने और वो ताकतफुल बुझाए, समझे। तो इसलिए जितने भी पहलवान वगैरह होते हैं वो लंगोटा पहनते हैं। समझ में आया कि जो ये शरीर से बाहर इसलिए लटकाया गया ताकि इसमें शुक्राणु बन सके, समझे। क्योंकि इसके बॉडी के टेम्परेचर से 2 या 2.5 डिग्री सेल्सियस कम होना चाहिए। ये बात क्लियर हो गया, ठीक। अब देखिए इसके अंदर जो है 2 ठो गुल्ली है, समझिए। 2 को होता है, 2 से ज़्यादा नहीं होता है। याद रखिएगा, एक पुरुष के अंदर 2 गुल्ली है जिसको हम लोग ब्रीसन कहते हैं। क्या कहते हैं? ब्रीसन कहते हैं, समझे। अब इस ब्रीसन को जब क्या होता है, काट कर देखेंगे, जैसे मान लीजिए पाठा को जब हम लोग खसी बनाते हैं जी, तो उसमें क्या करते हैं, इन दोनों गुल्ली को निकाल के फेंक देते हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं बधियाकरण। क्या बोलते हैं? बधियाकरण। और एक कंडीशन में हम लोग क्या करते हैं कि जो है ना, या तो उसको मशीने से दबा देते हैं, ठीक, उसके नस को, ये वाला जो होता है ना, इसको क्या करते हैं, दबा देते हैं, तो उसे खस्सी में बदल जाता है, समझे। अब क्या है कि यहाँ देखना है, इसको तो हम बोल दिए ब्रेसन कोष बोले। क्या बोले? ब्रेसन कोष बोले, समझे। ये हो गया ब्रेसन कोष। इस ब्रेसन कोष के अंदर क्या होता है, ब्रीसन पाया जाता है। क्या है? ब्रीसन। इस ब्रीसन के अंदर क्या बना है, शुक्राणु बना है। क्या बना? शुक्राणु। और इस नली होकर, ये नली को हम लोग बोलेंगे शुक्रवाहक। क्या बोलेंगे? शुक्रवाहक। इंग्लिश में इसको बोलते हैं भास डिफरेंस। क्या बोलेंगे? भास डिफरेंस। इससे क्या होता है, शुक्राणु आगे की ओर, ये वाला जो संरचना आप देख रहे हैं, ये मूत्र नली है। क्या है? मूत्र नली है, समझे, जो कि आगे की ओर किडनी से जुड़ा रहता है। ये किससे जुड़ा है? किडनी से जुड़ा हुआ है, समझे। किडनी से ये जुड़ा होता है। अब ये जो देख रहे हैं, ये वाला संरचना, इसको हम लोग बोलते हैं मूत्राशय। ये क्या है? मूत्राशय। मतलब क्या? मूत्र का जमा कहाँ होता है? मूत्राशय में। अब मेरे प्यारे बच्चों ध्यान दीजिएगा, ये वाला जो है पाइप आगे की ओर, यहां देख रहे हैं ना, ये आगे की ओर जो है, ये आगे की ओर एक नली में, और इसी के साथ एक संरचना यहां भी है, इसको हम लोग बोलते हैं सेमाइनल वेसिकल। हिंदी में शुक्राशय कहते हैं। शुक्राणु के साथ जो बाहर आता है वीर्य तरल पदार्थ जो होता है चिपचिपा, समझे, वो शुक्राशय से ही निकलता है। इधर से शुक्राणु आ गया, समझे, और इससे क्या आ जाएगा, तरल पदार्थ। और जहां दोनों मिलता है, शुक्राणु और शुक्राशय पदार्थ, तो उसको हम लोग बोलते हैं स्खलन नली। क्या कहते हैं? स्खलन नली, जिसको इंग्लिश में कहते हैं इजैकुलेटरी डक्ट। और ये आगे की ओर, समझे, ये आगे की ओर एक पाथवे में खुलता है, जिसको मूत्र मार्ग कहते हैं। क्या कहते हैं? मूत्र मार्ग कहते हैं, समझे। और ये आगे की ओर क्या होगा, इस पेनिस के माध्यम से क्या होगा, ये बाहर हो जाता है। इसको हिंदी में सीसन कहते हैं, समझे। तो इस फिगर में यहां तक समझ में आ गया। एक फिगर और आप लोगों को दिखा देते हैं, समझे। उस फिगर में आसानी पूर्वक से और समझ में आ जाएगा, समझे। बस एक नजर उसको देखा, दिल में तस्वीर की हो लगी, क्या नाम था उसका रब जाने। चलिए मेरे प्यारे बच्चों,
ध्यान दीजिए, यहाँ गाना वाना पे ध्यान वादों में देते रहना है। चलिए गौर से देखिएगा, इसमें यहाँ क्या है, ये दोनों ब्रीसन है, ये जो देख रहे हैं ये ब्रीसन कोश, समझे, ये क्या है, ब्रीसन कोश, समझे। इसके अंदर क्या है, ब्रीसन है। अब इस ब्रीसन के अंदर शुक्राणु बना है, इसी को बोलते हैं हिंदी में स्क्रोटम को ब्रीसन कोश, समझे। हिंदी में इसी को बोलते हैं, अब ध्यान दीजिएगा, इसके अंदर शुक्राणु बना, ये जो इस आकार का देख रहे हैं इसको हम लोग अधिविरसन कहते हैं। क्या कहते हैं, अधिविरसन। ये इपीडायडामिस का हिंदी होता है अधिविरसन। इसी अधिविरसन में शुक्राणु जमा होता है। इस अधिविरसन में 1 महीना तक शुक्राणु जमा रहता है। अगर 1 महीने के बाद शुक्राणु बाहर नहीं निकला, समझे, तो उस कंडीशन में क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, शुक्राणु यहीं पे मर जाता है। अब क्या है कि संभोग के दौरान क्या होता है, जब शुक्राणु बाहर निकलता है, इस भाज डिफरेंस, जिसको हिंदी में कहते हैं शुक्रवाहक, क्या कहते हैं, शुक्रवाहक के द्वारा क्या होता है, ये शुक्रवाहक को देखो एकदम लपेटते हुए मूत्राशय के ऊपर गया है। कहाँ गया है, मूत्राशय के ऊपर। ये है मूत्र नली, क्या है, मूत्र नली, और ये मूत्राशय है, समझे, मूत्राशय है। और ये मूत्र नली को एकदम लपेटते हुए आगे की ओर जो खुलता है, इसको हम लोग बोलते हैं, ये वाला संरचना सेमाइनल वेसिकल को, सेमाइनल वेसिकल को कहते हैं शुक्राशय। क्या कहते हैं, शुक्राशय, समझे। और ये क्या होता है, आगे की ओर खुलता है, दोनों एक साथ, ये भी नली खुला, ये भी नली खुला, इस जगह को हम लोग बोलते हैं स्खलन नली। अब यहाँ क्या देख रहे हैं हम लोग, एक बड़ा सा प्रोस्टेट ग्लैंड, क्या देख रहे हैं, प्रोस्टेट ग्लैंड। अब क्या होता है, ये वाला जो है स्खलन नली हो गया। इस प्रोस्टेट ग्लैंड से क्या होता है, कुछ क्या होता है, तरलीय पदार्थ इसमें जाता है। आगे की ओर यहाँ जो देख रहे हैं जोड़ा में, यह है बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड, जिसको, ये बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड से क्या होता है, एक बदबूदार पदार्थ निकलता है, समझे, जो क्या होता है, योनि मार्ग को फिसलनदार बनाता है, समझे। अब ध्यान दीजिएगा, ये आगे की ओर शुक्राणु इस यूरेथ्रा होके पेनिस होके बाहर आ जाता है। तो नर जनन तंत्र के अंतर्गत हम लोग इतना संरचना देखे हैं, ठीक। और जिसको भी बनाना है तो आप बना भी सकते हैं। और आप लोग को अगर ग्रुप में जुटना है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और जो है इस नंबर पे हाई लिख के भेज दीजिएगा, 62 030 91 664, ये मेरा मोबाइल नंबर है। इस नंबर पर हाई लिख के भेजिएगा, आप लोग को ग्रुप में जोड़ देंगे। चलिए अब ध्यान दीजिएगा कि जो है स्क्रोटम की बात करेंगे। किसका बात करेंगे, स्क्रोटम, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, ब्रीसन कोश कहते हैं। क्या कहते हैं, ब्रीसन कोश कहते हैं, समझे। अब ध्यान दीजिएगा, मत पूछ मेरे महबूब सनम, मैं तुम्हें कितना प्यार करता था, ऐ मेरे हमसफर। बड़ा छोटा बन गया होगा तो उसके लिए दिक्कत नहीं मानिएगा। चलिए ठीक, होते रहता बड़ा छोटा, ठीक। अब देखिए इसके ऊपर क्या होता, प्यूबर्टी स्टेज में हेयर आ जाता है, जिसको हम लोग प्यूबिक हेयर कहते हैं। क्या कहते हैं, प्यूबिक हेयर। अब क्या है, ये जो देख रहे हैं इसको हम लोग बोलते हैं एक्स्ट्रा एब्डोमिनल टेस्टिस, समझे। ये जो आप देख रहे हैं एक्स्ट्रा एब्डोमिनल टेस्टिस, मतलब क्या है, एब्डोमेन के ये बाहर की ओर लटका रहता है दोनों जंघाओं के बीच में, तो इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं एक्स्ट्रा एब्डोमिनल टेस्टिस, समझे। इसलिए इसको क्या बोलते हैं, एक्स्ट्रा एब्डोमिनल टेस्टिस,
चलिए, अब क्या है, इसके अंदर क्या होता है, कुछ फ्लूइड भरा होता है, कुछ टिश्यू होता है, समझे। इसके अंदर फ्लूइड भरा होता है, इस फ्लूइड को नाम हम लोग देते हैं हाइड्रोसील। क्या नाम देते हैं मेरे प्यारे बच्चों? हाइड्रोसील। अब क्या है, इसी के ऊपर से उधर गुहा से यानी यहाँ पेट से एक कैनाल आता है। ये वाला कैनाल जो देख रहे हैं ना, एक नली आता है। जब हम लोग माँ के गर्भ में, लड़का लोग जब माँ के गर्भ में 7 महीने की अवस्था में होता है, उसी दौरान इस कैनाल, ये वाला कैनाल जो देख रहे हैं यहाँ जो हम लोग दिए हैं कैनाल, इस कैनाल को नाम देते हैं इंग्यूनल कैनाल। इंग्यूनल कैनाल, इसको बोलते हैं हिंदी में वक्षनाल, वक्षनाल नली। इससे क्या होता है कि जब वो माँ के गर्भ में 7वें महीने में रहता है, 7वें महीने के दौरान ऊपर से उधर गुहा से दोनों टेस्टिस स्क्रोटम के अंदर आते हैं, समझे। दोनों टेस्टिस स्क्रोटम के अंदर आते हैं। जब बच्चे जन्म होते लेते हैं तो डॉक्टर पहला नंबर इसी दोनों को छू के देखते हैं कि इसमें है या नहीं है पाउच में। अगर नहीं रहता है तो वेट करता है कुछ देर, अगर नहीं आया तब उस दौरान क्या करता है, इसको ऑपरेशन करके दोनों टेस्टिस को बाहर करके इसके अंदर लाता है, समझे। तो ये हम लोग देख लिए स्क्रोटम का संरचना, समझे। और ये है इंग्यूनल कैनाल, आप देख ही रहे इंग्यूनल कैनाल। अब क्या है कि ये दोनों टेस्टिस इस स्क्रोटम से जो जुड़ा रहता है उसको बोलते हैं गुबर मैकुलम, गुबर मैकुलम, समझे। इसको क्या बोलते हैं? गुबर मैकुलम। जिसको लिखना है लिख लीजिए, नहीं तो हम आगे बढ़ते हैं। स्क्रोटम आप लोग को समझ में आया होगा। स्क्रोटम के अंदर मेरे प्यारे बच्चों 2 मसल्स होते हैं। एक होता है डार्टोस मसल। क्या होता है? डार्टोस मसल्स, इस मसल्स का, और एक होता है क्रीमास्टर मसल्स, क्रीमास्टर मसल्स। ये दोनों मसल्स का काम अलग अलग होता है। अब क्या देखते होंगे कि मेरे प्यारे बच्चों, इस ब्रीसन में क्या है कि ठंड के मौसम के समय, कब का बात कर रहे हैं? ठंडी में। ठंडी में क्या होता है कि जो है स्क्रोटम सिकुड़ कर एक रत्ती हो जाता, बॉडी में टच हो जाता, और गर्मी में क्या होता, वो लटक जाता है, ठीक। तो ये इसी मसल का काम है। डार्टोस मसल्स क्या करता है और क्रीमास्टर मसल्स क्या करता है कि जो है इसको टेम्परेचर बनाए रखने के लिए क्या करता है, शरीर के पास लाने के लिए इसमें संकुचन करता है, और उसके बाद क्या करता है, क्रीमास्टर मसल के द्वारा संकुचन होता है और डार्टोस मसल के द्वारा क्या होता है, इसको लूज कर दिया जाता है गर्मी के मौसम में, समझे। तो ये काम है बॉडी के थर्मो रेगुलेटर का काम जो करता है, एक ताप नियंत्रण का जो काम करता है, वो कौन करता है? ब्रीसन कोष करता है। कौन करता है मेरे प्यारे बच्चों? ब्रीसन कोष करता है, समझे। तो चलिए, ये बात क्लियर हो गया आप लोग का। डार्टोस मसल, क्रीमास्टर मसल का देख लिए हम लोग। अब आगे की ओर जो है स्क्रोटम हुआ आपका समाप्त, समझे। अब हम लोग देखेंगे, इसको देख लीजिए, ये है पेनिस, ये है पेनिस, समझे, जिसको सीसन कहते हैं। ये है इंग्यूनल कैनाल, ये वाला कैनाल है। इसी कैनाल होके 7वां महीना में, जब शिशु रहता है 7वां महीना में बच्चे आते हैं, समझे, और उसके बाद स्क्रोटम में पहुंच जाते हैं, ठीक। अब चलते हैं हम लोग टेस्टिस के बारे में। किसके बारे में चलेंगे? टेस्टिस के बारे में। अब तब जाके देखेंगे कि अगर किसी व्यक्ति में टेस्टिस नहीं आया तो क्या दिक्कत होगा, ठीक। अगर आ गया तो क्या दिक्कत नहीं है, वो चीज़ को हम लोग देखेंगे। सबसे पहले क्या है, टेस्टिस की साइज देख लेते हैं, कितना रहना चाहिए। अगर टेस्टिस की साइज बढ़ जाए तो उससे भी दिक्कत है। इसकी जो लंबाई की अगर बात करेंगे तो वो 3 से 4 सेंटीमीटर होना चाहिए, मीटर की बात नहीं करते ना। और जो है इसकी अगर चौड़ाई की बात करेंगे 2 से 3 सेंटीमीटर, समझे।
तो इसकी लंबाई कितना होना चाहिए, 3 से 4, और चौड़ाई की बात करेंगे तो वो कितना होना चाहिए, 2 से 3 सेंटीमीटर होना चाहिए। अब क्या देखना है कि टेस्टिस को हम लोग काट कर देखेंगे। क्या करके देखना है, काट देखना है, समझे। तो टेस्टिस में मेरे प्यारे बच्चों वैसे तो 3 लेयर होता है, याद रखना इसमें 2 ही लेयर पढ़ना हम लोगों को, ठीक। तो सबसे बाहर का एक लेयर हो गया जिसको हम लोग ट्यूनिका वेजाइनैलिस कहते हैं। इसके अंदर क्या है, ये इस तरह का संरचना होता है, समझे। ये इस तरह का संरचना होता है। अब इसके अंदर क्या होता है, अभी तुरंत बताते हैं। ये देखिए, ये जो देख रहे हैं आप, इसको हम लोग बोलते हैं टेस्टिकुलर लोब्यूल। क्या कहते हैं, टेस्टिकुलर लोब्यूल, जिसकी संख्या होती मेरे प्यारे बच्चों 250। सबसे बाहर दो लेयर बताएं। बाहर का लेयर जो है ट्यूनिका वेजाइनैलिस, और इसके अंदर जो बना है एक लेयर होता है उसको बोलते हैं ट्यूनिका एल्बुजिनिया, ठीक। वो अंदर का लेयर क्या होता है, इसमें फोल्ड हो जाता है। क्या होता है, फोल्ड होता है। उस फोल्ड को हम लोग कहते हैं टेस्टिकुलर लोब्यूल, और जिसकी संख्या कितना होता है, 250। और प्रत्येक टेस्टिकुलर लोब्यूल में 1 से 3 की संख्या में सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल होता है। क्या होता है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल होता है, समझे। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल होता है। इसमें भी देख लीजिएगा कि 2 लेयर है, समझे। रुक जाइए, व्हाइट बोर्ड पे बना देते हैं। किया धरती जब तक रहेगी उम्र, मैं तुमसे प्यार करूं। फूल से खुशबू जा सकती चलिए मेरे प्यारे बच्चों, आपका आज यहीं तक क्लास, समझे। मूड नहीं है बनाने का। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। सोन चिड़ैया